ये डेफिनेशन है आपकी राइट्स की, ठीक है। बाकी जो लिखा है वो एक्स्ट्रा है। कुछ बच्चे हैं जो इंटेलिजेंट है, तो वो मतलब जिनसे थोड़ा अच्छा लर्न हो जाता है, जो अच्छा कर सकते हैं, तो वो ये भी याद करें, उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट अगर सिंपल आपको डेमोक्रेटिक राइट्स की डेफिनेशन चाहिए तो वो ये रही। ओके, तो राइट आर द रीजनेबल क्लेम ऑफ द पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय द लॉ। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। बहुत सारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो गवर्नमेंट स्कूल के भी होंगे, प्राइवेट स्कूल के भी होंगे। एंड प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो ज़्यादा मेरे को पता है कम ही स्कूल से भागते हैं। बट बीइंग अ गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट मेरे को पता है कि बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पक्का एक बार तो कोई ना कोई स्कूल से भागा होगा। तो देखो, मान लो कोई बच्चा खड़ा होकर ये बोलता है स्कूल के अंदर कि स्कूल से भागना मेरा राइट है, तो क्या उसको हम राइट मानेंगे? बिल्कुल नहीं, हम उसको राइट नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे उसको राइट उसका? क्यों? क्योंकि ये ना रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी है, ना कोई सोसाइटी ये कहती है कि आप स्कूल से भागो वो अच्छा रहेगा या स्कूल से भागना सही बात है, ना ही सैंक्शन बाय लॉ, या ना ही किसी कानून में ये लिखा है कि आप स्कूल से भाग सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको राइट का समझ आ गया हो डेफिनेशन। ये वो क्लेम होते हैं, ये वो रीजनेबल क्लेम होते हैं जो सोसाइटी भी जिसको मानती है और सैंक्शन बाय लॉ भी हो, यानी लॉ भी जिसको मानता हो। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो आप अपने घर से बाहर निकले, अपने मोहल्ले से बाहर निकले, और आपको जो भी मिलता है आप उसको बैट से मारने लग गए। ठीक है, किसी ने आपसे पूछा कि यार आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो आपने उसको बोला कि उस मतलब मारना मेरा राइट है, मैं रोड पे किसी को भी मार सकता हूँ, ये मेरा राइट है। तो क्या ये राइट आपका माना जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये राइट नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्यों? क्योंकि ना ही कोई सोसाइटी कहती है कि दूसरे को मारना सही है, ना ही ऐसा कोई कानून है कि दूसरे को मारना सही है। ठीक है, और बट अब ये मत बोलना कि पुलिस वाले तो मारते हैं, तो पुलिस वाले के पास तो अब पुलिस वाले के पास भी अपना राइट है। पुलिस वाले को जॉब मिली है और उनका राइट है कि किसी मुजरिम को मार सकते हैं वो। ठीक है, तो आई होप आपको राइट की डेफिनेशन क्लियर हो गई हो। अब ये नीचे क्या लिखा है? नीचे ये लिखा है कि राइट के साथ एक चीज़ और आती है। देखो, जैसे मैंने अभी अभी बताया कि आप अगर किसी रोड पे किसी बंदे को मारते हो, तो आप अपने मान लो आपने कह भी दिया कि मेरे राइट टू फ्रीडम, मैं अपनी एंजॉय कर रहा हूँ अपनी फ्रीडम। ठीक है, प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, राइट टू फ्रीडम में अच्छे से बताऊंगा आपको, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि मान लो आप बोलो कि मेरी आज़ादी और मैं आज़ादी में किसी को भी मार सकता हूँ, तो आप तो अपनी आज़ादी कर लोगे, अपनी आज़ादी आपको मिल जाएगी, पर जो दूसरा बंदा है उसकी तो आप बजा दोगे ना, उसको तो मारोगे, तो उसकी जो फ्रीडम है वो तो छिन जाएगी, है ना। तो यही होता है कि राइट्स के साथ कुछ ऑब्लिगेशन भी आती है, जिसका मतलब है कि हमें दूसरे के राइट्स को रिस्पेक्ट भी करना होता है। ठीक है, व्हेन द सोशली रीऑर्गेनाइज्ड क्लेम आर रिटन इनटू द लॉ इन अ डेमोक्रेसी, दे आर कॉल्ड डेमोक्रेटिक राइट्स। आपको पता है इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है यहाँ पर हम ही चुनते हैं अपने लीडर। ठीक है, और हमारी कंट्री के अंदर ये जितने भी राइट्स हैं ना, वो सारे के सारे लिखे गए हैं। कहाँ लिखे गए हैं? आई होप आपको पता हो। हमारे सारे के सारे जो नियम कानून है वो कहाँ लिखे गए हैं? वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। तो हम जिस भी कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, जब भी कोई जो राइट्स वगैरह होते हैं वो रिटर्न लिखे हुए होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो हम उन्हीं को डेमोक्रेटिक राइट्स कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब मान लो कि कोई बंदा आपके राइट्स को छीनता है। मेरे कहने का मतलब है, मान लो वही वही एग्जांपल लेते हैं कि आप मान लो आप रोड से बाहर निकले और आपको लोग मारने लग गए। ठीक है, आपको लोग मारने लग गए और बिना बात के, तो आप क्या कर सकते हो? आप क्या करोगे? आप कोर्ट के पास जाओगे और बोलोगे कि मेरे राइट टू फ्रीडम का, मेरी आज़ादी का वॉयलेशन हुआ है, हनन हुआ है। हम इसको कहते हैं वॉयलेशन। जब भी आपके राइट को कोई तोड़ता है, आपके राइट को कोई छीनता है, तो हम इसको कहते हैं वॉयलेशन। तो व्हेन द फेलो सिटीजन और द गवर्नमेंट डू नॉट रिस्पेक्ट द राइट, जब कोई दूसरा बंदा या गवर्नमेंट भी रिस्पेक्ट नहीं करती ना किसी बंदे के राइट को, तो वी कॉल इट वॉयलेशन ऑफ द राइट। तो हम उसको कहेंगे कि हमने उस बंदे के राइट का वॉयलेशन किया है। ठीक है, इन सच सिचुएशन द सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट टू प्रोटेक्ट देयर राइट। और इसमें वो बंदा क्या कर सकता है? वो कोर्ट में जाकर बोल सकता है कि इस बंदे ने मेरे राइट का वॉयलेशन किया है, आप इससे माफ़ी मंगवाओ, या मेरे माफ़ी मंगवाओ, या मुआवजा दो, या कुछ भी करो, पैसे वगैरह कंपनसेशन वगैरह दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक इंडिया के बारे में। राइट का क्लियर हो गया ना, स्पेसिफिक बात करते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया में कितने राइट दिए गए? वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे राइट दिए हैं, बट कुछ है फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है? तो फंडामेंटल राइट ये होते हैं जो जन्म से मिले हुए होते हैं लोगों को, यानी पैदा होते ये राइट्स आपके पास हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं।
ठीक है। और ये 6 हैं हमारे फंडामेंटल राइट, कितने हैं? 6 हैं। नाम याद होने चाहिए, एग्जाम में 101% आता है। अभी मैं सिर्फ इसको छोटा छोटा एक्सप्लेन करूंगा और बाद में मतलब नीचे जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो पूरा पूरा आपको एक्सप्लेन करने को एक्सप्लेनेशन मिलेगा, यानी वो मिलेगा जो आपको एग्जाम में लिख के आना है। तो मेरा मोटिव यही था, मैंने इसलिए नोट्स बनाया क्योंकि बच्चों ने कहा था कि सर रिटर्न जब आंसर समझ तो आ जाता है बट लिखने में दिक्कत होती है। तो मैंने कहा हाँ ये भी वैलिड पॉइंट है, क्योंकि मैं भी स्कूल में पढ़ता था तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आती थी, तो मैंने नोट्स बनाए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। और एक और बात, ये नोट्स चाहिए हो तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है। बट कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऊपर नीचे कर रखी है, तो जब तक मैं आपको समझाऊंगा नहीं समझने में दिक्कत आएगी। ओके, तो चलो करते हैं फंडामेंटल राइट कौन कौन से। सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी नाम से ही पता चल रहा है, राइट टू इक्वालिटी यानी इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी आपके साथ हर बंदा इक्वल व्यवहार करे, किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, ना जेंडर के हिसाब से, ना आपके कलर के हिसाब से, ना हाइट के हिसाब से, ना वेट के हिसाब से, ना रिलीजन के हिसाब से, किसी भी हिसाब से आपसे भेदभाव ना हो। मेरे कहने का मतलब, आप मान लो किसी इंटरव्यू में जाते हो अपने दोस्त के साथ, आपके दोस्त को सेलेक्ट कर लेते हैं और आपको सेलेक्ट नहीं करते, और जब आपसे पूछा जाता है कि आप जब उनसे पूछते हो कि यार मेरे को क्यों नहीं सेलेक्ट किया, तो बोलते हैं कि आपकी हाइट छोटी है, या बोलते हैं कि आप इस जेंडर से आते हो, या आप बोलते हैं इस कैटेगरी के हो इसलिए हम आपको नहीं रख रहे। तो ये आपके राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन हुआ ना। तो अब आप क्या करोगे, आप किस में जा सकते हो? कोर्ट में जा सकते हो, है ना। राइट टू, मैंने बताया था ना, जब भी आपकी राइट का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। ये था फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी। सेकंड है राइट टू फ्रीडम। नाम से ही पता चल रहा है, फ्रीडम यानी आज़ादी, यानी कोई भी आपकी आज़ादी में अंकुश नहीं लगा सकता। मेरे कहने का मतलब, आप घर से बाहर निकले, पुलिस वाले ने आपकी गुद्दी पकड़ी और आपको घसीटते हुए जेल में ले गया, आपने पूछा क्यों, वो कहता है भाई मज़े आ रहे थे इसलिए मैंने आपको पकड़ लिया। ठीक है। तो क्या वो ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। आपका राइट है, आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बिना किसी दूसरे की फ्रीडम को हार्म पहुंचाए बिना। ठीक है। मतलब आप वो सब कर सकते हो जो आप करना चाहो, बट दूसरे की फ्रीडम पे हार्म नहीं होना चाहिए। ओके, ये था राइट टू फ्रीडम। अगर ऐसा कोई करता है, अगर आपके राइट टू फ्रीडम का वायलेशन करता है, तो आप भी कोर्ट में जा सकते हो। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देखो ये बहुत ही ईजी है, और मैं बता दूं, वैसे तो आप बहुत ब्लेस्ड हो कि आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, आगे पढ़ा रहे हैं, बट कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, पेरेंट्स क्या, मतलब आपने देखा ही होगा, वो ज़बरदस्ती बच्चों से काम करवाते हैं, अपने चाइल्ड लेबर करवाते हैं जानबूझकर। ठीक है। पहले तो क्रिकेट टीम खड़ी कर देते हैं और फिर उन क्रिकेट टीम को भेजते हैं कि लो भाई भीख मांगो। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी करते हैं, ठीक है, पैसे के लिए अपने पेरेंट्स से, बच्चों से भीख मंगवाते हैं। तो अब उनको चाय की दुकान पे लगाते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं। तो आपको पता ही है कि एक चाइल्ड लेबर का लॉ बना हुआ है हमारी कंट्री में कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम करवाना कानूनी अपराध है। ठीक है। बट आप देखते हो कि कोई बच्चे से ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, बहुत वो रो रहा है, बहुत ही पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, बट फिर भी उससे काम करवाया जा रहा है। ठीक है। तो आप देखते हो कि यार अब उस बंदे को तो कुछ नहीं पता होगा क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गया, उसको उसके राइट के बारे में नहीं पता होगा, बट आपको पता है। ठीक है। क्या आप उसके खिलाफ, क्या आप उसके लिए आवाज़ बन सकते हो? तो यही होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, किसी का भी शोषण हो रहा हो, किसी के साथ भी गलत हो रहा हो, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की या उसके खिलाफ कुछ करने का आपका पूरा पूरा अधिकार है। ठीक है। यानी आपसे कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। ठीक है। जैसे मान लो सैलरी की भी बात करते हैं, अगर किसी बंदे को सैलरी जितनी बोली गई है उससे कम दी गई है, तो वो भी एक तरह से उसका एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा है, शोषण ही हो रहा है। तो वो भी इसके खिलाफ भी कोर्ट में जा सकता है कि मेरा राइट टू एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मतलब मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और मेरे को पूरा राइट है अपने एक्सप्लॉयटेशन को हटाने का, उसके अगेंस्ट बोलने का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। चलो मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने कंट्री का नाम सुना होगा, सऊदी अरेबिया। ठीक है। अगर मैं पूछूं वहाँ पर कौन सा रिलीजन है, तो आप इजी बता दोगे कि वहाँ पर मुस्लिम रिलीजन है। और वहाँ पर क्या होता है कि दूसरे जो रिलीजन के लोग होते हैं उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप अपने धर्म की पूजा नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, फलाना फलाना। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है। बट इंडिया, एज ए इंडियन, आपको पूरा पूरा राइट है। आप मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, आप चर्च में जाओ, आप बुद्धिस्ट के मंदिर, आप कहीं भी जा सकते हो, आपको पूरा पूरा राइट है। ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको पूरे पूरे अपने धर्म की आज़ादी है। आप कुछ भी करना चाहो अपने धर्म से रिलेटेड, अपने धर्म की पूजा करना चाहो, उपासना करना चाहो, नमाज पढ़ना चाहो, बाइबल पढ़ना, आप कुछ भी कर सकते हो अपने रिलीजन का, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। कोई भी आपको ये नहीं बोल सकता आप चर्च के बाहर खड़े हो और आप चर्च के जैसे एंटर करो, कोई भी आपका हाथ पकड़ के ये नहीं बोल सकता कि नहीं आप चर्च में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर कोई तोड़ता है तो जेल में जा सकते हो आप उसके खिलाफ।
ठीक है, कोर्ट में जा सकते हो। नेक्स्ट है कल्चर एंड द एजुकेशन राइट, ये भी बहुत इजी है। कल्चर एंड एजुकेशन राइट का मतलब होता है कि आपको अपने कल्चर को बचाने का, आपको अपने कल्चर की शिक्षा ग्रहण करने का पूरा पूरा अधिकार है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहला तो राइट टू एजुकेशन, आपको राइट टू एजुकेशन, आपसे एक शॉर्ट फॉर्म भी पूछा जा सकता है RTE, एग्जाम में मैंने बहुत बार देखा है। RTE क्या है, व्हाट इज RTE, तो राइट टू एजुकेशन है ये। तो राइट टू एजुकेशन को कहते हैं RTE, ठीक है। तो ये क्या है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाएगा, 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तभी देखो गवर्नमेंट फ्री पढ़ा रही है बच्चों को, ठीक है, इसलिए पढ़ाती है कि राइट टू एजुकेशन दिया जाना चाहिए। अगर और जैसे मान लो ये राइट टू एजुकेशन के अलावा कल्चर का भी है, एक कल्चर भी वर्ड लिखा भी, इसका मतलब क्या है, कल्चर एंड एजुकेशन राइट का मतलब क्या है। मेरे कहने का मतलब है, ओके आई बिलोंग टू राजस्थान, मतलब मैं वैसे तो पैदा दिल्ली में ही हुआ हूँ, ठीक है, ब्रॉन अप ब्रॉट अप मेरा दिल्ली का ही है, बट मैं अगर मैं बात करूँ तो मैं राजस्थान से आता हूँ, मेरा कल्चर राजस्थानी है, ठीक है। अगर मैं राजस्थानी बोलना चाहूँ या अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहूँ तो मेरे को पूरी पूरी आज़ादी है। मेरे को दिल्ली में कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं आप राजस्थानी कल्चर प्रमोट नहीं कर सकते, है ना। या अगर कोई साउथ इंडियन आता है, दिल्ली के अंदर आता है और वो नहीं बोल पाता हिंदी, तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि तू हिंदी नहीं बोल पा रहा इसलिए तू बाहर जा, ऐसा नहीं बोल सकते हम उसको, क्योंकि उसका राइट है अपने कल्चर को बोलने का, अपनी लैंग्वेज लिखने का उसका पूरा पूरा अधिकार है। मान लो कोई बंगाली आता है, वेस्ट बंगाल से कोई बंगाली आता है, बंगाली अपनी लैंग्वेज लिखता है, अपनी लैंग्वेज बोलता है, तो उसको पूरा पूरा राइट है, ठीक है, अपने लैंग्वेज को प्रमोट करने का, अपने अपने कल्चर के कपड़े पहनने का उसको पूरा पूरा राइट है। दैट इज़ राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन राइट। नेक्स्ट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, उन्होंने ये बात बोली थी कि जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल कहा गया है, ठीक है। ये आपको एक नंबर में आ सकता है कि कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यही वो राइट है जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ना कि कोर्ट में जा सकते हैं हम, कोर्ट में जा सकते हैं आप। अगर इन पांचों के, ये वाले पांचों, इन पांचों में से कोई भी अगर आपका राइट का वॉयलेशन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, इसका भी आपको राइट दिया गया है। यही है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। चलो जी, अब हम बढ़ते हैं आगे। चलो जी, केस स्टडी वेयर द राइट डिनाइड। अब हम कुछ ऐसी कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे जहां अभी हमने सुना कि हमारी कंट्री में इतने सारे फंडामेंटल राइट है, बट हम अब कुछ ऐसी कंट्री के बारे में जानेंगे जिन पे राइट नहीं है, या कुछ ऐसी इंसिडेंट के बारे में जानेंगे जहां पर लोगों को राइट नहीं दिए गए थे, ठीक है। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये सारा का सारा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने ऊपर का बताया वो तो इंपॉर्टेंट है, बट ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, एक स्टोरी के वे में समझाऊंगा मैं। तो ये सिर्फ याद रखना, कुछ स्कूल ऐसे होते हैं, प्राइवेट स्कूल ऐसे होते हैं जो बच्चों को ये भी देते हैं एग्जाम में, तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है। अगर आपकी टीचर ने ये आपको बहुत ज़ोर देकर पढ़ाया है तो आपको बिल्कुल लर्न करना पड़ेगा यार, इसमें कोई वो नहीं है। बट अगर आपको नहीं पढ़ाया तो आप वैसे में समझाऊंगा ना, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख के आओगे तो चलेगा, ठीक है। अब प्रिजनर इन ग्वांतानामो बे। अब ये ग्वांतानामो बे है क्या? अमेरिका के पास एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है क्यूबा। क्या नाम है उसका? क्यूबा। क्यूबा के अंदर एक जगह है जिसका नाम है ग्वांतानामो बे, और ग्वांतानामो बे में है एक जेल, ठीक है। और उस जेल की निगरानी कौन रखता है? एक तरह से उस जेल में अमेरिका ही अपने कैदियों को भरता है, यानी अमेरिका के अंदर ही आता है, एक तरह से मान सकते हो। क्यूबा पे जो एक तरह से जो डोमिनेंस है उस पर कब्जा अमेरिका ने ही कर रखा है, अमेरिकन नेवी ने कर रखा है, ठीक है। आपको पता होगा कि 11 सितंबर यानी 9/11 क्या था, ठीक है। आई होप आपको पता हो, आपको पता ही हो, मतलब आपने शायद माय नेम इज़ खान पिक्चर मोस्टली बच्चों ने देखी होगी। तो माय नेम इज़ खान पिक्चर में आपने देखा होगा कि पहले तो बहुत सब कुछ सही चलता है, बट एक इंसिडेंट होता है, उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। तो वो इंसिडेंट यही होता है 9/11। 11 सितंबर 2001 में क्या हुआ था, बहुत सारे जो 19 टेररिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, अमेरिका के बिल्डिंग पर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग पर और बहुत सारी जगह पर क्या कर दिए थे, प्लेन क्रैश करवा दिए थे, बहुत सारे अमेरिकन की जान गई थी। और इसके चलते अमेरिका ने क्या करा, बहुत सारे लोगों को, ऑलमोस्ट 600 लोगों को पकड़ा, ठीक है, बिना मतलब कुछ इंडिया से भी पकड़े, कुछ पाकिस्तान से पकड़े, यानी जिन जिन पे शक था ना उन सबको पकड़ा, ठीक है। और बिना किसी मतलब उसके मतलब देखो, अगर हम किसी बंदे को किसी दूसरी कंट्री से पकड़ते हैं ना तो हमें उस कंट्री की गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, बट अमेरिका ने ये भी नहीं किया, उनको पकड़ा सिर्फ शक के बिना पर, मतलब कंफर्म नहीं था कि उन्होंने कुछ किया है या नहीं किया, बट उनको पकड़ लिया गया, ओके। और उनसे इंटेरोगेट किया गया। और है ना, आपको पता है एक राइट होता है, एक राइट कौन सा होता है कि जैसे मान लो आपको भी कभी किसी पुलिस ने पकड़ लिया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, वैसे तो ऐसे काम मत ही करना,
करोगे भी नहीं आप। बट मान लो कोई पुलिस वाला पकड़ लेता है, तो उसको आप पता है आपके पास वो भी राइट होता है कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उसे वो आपको मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट पता ही है ना आपको क्या होता है, मजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने पेश करेगा, और जज आपके खिलाफ जज देखेगा कि यार आपने कुछ किया या नहीं किया। बट अमेरिका में ये भी जो रूल था ये भी फॉलो नहीं किया गया। देयर इज़ नो ट्रायल बिफोर द मजिस्ट्रेट इन द यूएस, यानी कोई ट्रायल नहीं था, कोई नहीं ले गए मजिस्ट्रेट के पास, उनको सीधा ग्वांतानामो बे में भर दिया और फिर भरने लग गए उनके अंदर। ठीक है, तो ये था एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्या थी? अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के बारे में सोचती है, हर बंदे के बारे में सोचती है, ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचती है। इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट छापी और उसमें बताया कि यार यूएस ने जो ग्वांतानामो बे में जेल बना रखी है ना, उसके अंदर इतने इतने कैदी को भर रखा है और उसको बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है और उनको कोई राइट नहीं दिया जा रहा है, उसमें से बहुत बेगुनाह भी है, उनके साथ भी किया जा रहा है। तो यूएन, यूनाइटेड नेशन, आपने एक नाम सुना होगा, आपको आ सकता है एक मार्क्स में कि यूएन क्या है, यूनाइटेड नेशन, नाम याद रखना। यूनाइटेड नेशन दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे हर कंट्री पे नज़र रखता है। उन्होंने अमेरिका से बोला कि आप पहली तो ये काम करो, जो ग्वांतानामो बे में आपने जेल बनाई है ना उनको बंद करो, और ये अपना ये जो भी है ये सब बंद करो। अमेरिका ने मना कर दिया। तो आप देख सकते हो कि जब बंदों के पास राइट ना हो, क्रिमिनल के भी राइट होते हैं, ठीक है, आपको लगता है क्रिमिनल के राइट नहीं होते, क्रिमिनल के भी राइट होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मतलब क्रिमिनल का पहला राइट तो ये होता है उसको 2 बार फांसी नहीं दी जा सकती। ये मैं सिर्फ आपको जनरली बता रहा हूँ कि उस पर 2 बार फांसी दोगे भी कैसे ठीक है, और उस पर एक ही क्राइम की सज़ा उसे 2 बार नहीं मिल सकती, ये भी उसका राइट है। ठीक है, जैसे मान लो एक किसी ने एक क्राइम करा, उसको पुलिस वाले पकड़ के ले गए, ठीक है, उसको जेल वेल हुई, वो जैसी जेल से बाहर अपनी आज़ादी मनाने गया, मतलब उसको रिहाई मिल गई जब, फिर पुलिस वाला कंधे पे हाथ रख के कहता है चलो जी एक और बार दोबारा से 5 साल के लिए अंदर हो जाओ आप। ऐसा नहीं कर सकती पुलिस वाला। तो आप देख ही सकते हो ग्वांतानामो बे में अमेरिका ने कितना बुरा किया था लोगों के साथ। कुछ बेकसूर भी थे, तो बहुत बुरा किया था। तो देखो, अगर यहाँ पर क्रिमिनल के पास राइट होते तो शायद अमेरिका ऐसा नहीं कर पाता। दूसरा केस है आपका सिटीजनशिप राइट इन सऊदी अरेबिया। ये बड़ी मस्त कंट्री है, ठीक है, सऊदी अरेबिया। यहाँ पर लोगों को कोई राइट नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन को राइट नहीं है, यहाँ पर किसी को भी राइट नहीं है। आपको पता ही है सऊदी अरेबिया में वुमेन की कितनी ख़राब कंडीशन है। चलो पढ़ ही लेते हैं। तो सऊदी अरेबिया में क्या था कि द पोजीशन, आपको पता ही है कि सऊदी अरेबिया में क्या है, राजा वाला सिस्टम है, ठीक है, राजा रानियों वाला सिस्टम है। वहाँ पर जो राजा है वही लेजिस्लेचर को चुनता है। लेजिस्लेचर कौन होते हैं? मैंने आपको बताया था लास्ट पार्ट, अगर लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा हो तो लेजिस्लेचर वो होते हैं जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लॉ बनाने का काम जो लेजिस्लेचर है वो भी, एग्जीक्यूटिव वो भी, और जज को भी कौन चुनता है? हमारा किंग चुनता है सऊदी अरेबिया का। और जज को भी किंग चुनता है, और वो चाहे तो जज को कभी भी चेंज भी कर सकता है, और जज का कोई भी डिसीजन है उसको भी चेंज कर सकता है, ठीक है। कोई भी नॉर्मल पर्सन, यानी मैं और आप, अगर मतलब कोई भी नॉर्मल पर्सन जो सऊदी अरेबिया में रहता हो, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं बना सकता, ठीक है। और वहाँ पर राजा से रिलेटेड, राजा के परिवार वाले ही पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। तो देखो कितना बुरा है। देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई धर्म की आज़ादी नहीं है वहाँ पर। एक ही धर्म को मतलब उपासना करने की लोगों को आज़ादी है, ठीक है। बाकी उपासना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, बट वो प्राइवेट में कर सकते हैं, पब्लिक में नहीं कर सकते। जैसे हम पब्लिक में, जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको पता है कि मंदिरों में पूजा होती है तो आसपास सबको पता चलता है, मतलब बहुत भजन वगैरह गाए जाते हैं। जब मस्जिद में अजान होती है तो सबको सुनाई देती है, ठीक है। चर्च में भी होता है, तब पूरा जब क्रिसमस वगैरह होता है तो बहुत बातें होती हैं, बहुत आवाज़ें होती हैं, सुनाई देती है। बट ऐसा कुछ नहीं है सऊदी अरेबिया में, कोई रिलीजियस फ्रीडम नहीं है वहाँ पर। सिर्फ एक ही धर्म को माना जाता है और आप दूसरे धर्म की उपासना नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, ठीक है। वुमेन आर सब्जेक्टेड टू मैनी पब्लिक रिस्ट्रिक्शन, वुमेन्स को बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। यानी कि आपको मैं बता दूं 2015 में वुमेन्स के पास राइट टू वोट आया, उससे पहले उनके पास राइट टू वोट भी नहीं था, ठीक है। ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर टीचर जोर देती है तभी आपको याद करने की ज़रूरत है, वैसे तो आप बनाकर लिख दोगे। आई होप इंटेलिजेंट हो यार आप भी, ठीक है। तीसरा है द एथनिक मैसेकर इन कोसोवो। अब ये मैसेकर क्या है? मैसेकर का मतलब होता है नरसंहार, यानी जो भी दिखे उसको मारते हुए चले जाओ, और बहुत बुरा हुआ था। ये कोसोवो की बात है। देखो कोसोवो का मैं आपको एक बताता हूँ क्या सीन था। ये थोड़ा सा देख लो, क्योंकि फिगर उसमें नहीं बनी हुई थी तो मैं फिगर से समझाता हूँ आपको। देखो ये क्या था कि ये है यूगोस्लाविया एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। नाम मेरे को पता है अजीब से है, बट यार करने पड़ेंगे, अब क्या कर सकते हैं। तो यूगोस्लाविया के अंदर एक जगह थी जिसका नाम था कोसोवो,
ठीक है, ये है जो गोला अंडा नहीं है, ये कोसोवो है, कोसोवो है। अब ध्यान से सुनो, पूरी कंट्री जो युगोस्लाविया में ना, पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा थी? सर्ब की ज़्यादा थी। सर्ब यानी सर्ब ही लिखते हैं उसको, सर्ब की ज़्यादा थी। और जो अगर हम बात करें कोसोवो की, तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन ज़्यादा थी अल्बेनियाई लोगों की ज़्यादा थी। अल्बेनियाई, जो अल्बेनियन लोग कहते हैं उनको, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। मेरे कहने का मतलब है, अगर 1000 लोग हैं ना, तो 1000 में से जो 900 लोग हैं वो सर्ब थे पूरे युगोस्लाविया के अंदर। बट जो 100 लोग थे वो सारे के सारे 100 लोग यहीं पर थे। तो मेरे कहने का मतलब, पूरे सर्ब के अंदर तो पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा थी? पूरे युगोस्लाविया के अंदर पॉपुलेशन सबकी ज़्यादा थी। बट कोसोवो के अंदर जो पॉपुलेशन अल्बेनियन लोगों की ज़्यादा थी। ठीक है, अब आते हैं दोबारा उस पर। तो अब देखो सीन क्या हुआ। जो युगोस्लाविया के अंदर कोसावो में है ना, एक लीडर जीता जिसका नाम था, ये रहा, स्लोबोडान मिलोसेविक। मिलोसेविक, ठीक है, स्लोबोडान मिलोसेविक एक लीडर था, वो वहाँ का लीडर बना, कोसोवो का लीडर बना। वो एक सर्ब था और उसने क्या किया, जो अल्बेनियन लोगों के साथ है ना, बहुत ही ज़्यादा बुरा किया, उनको मारना स्टार्ट किया और उनको बोला कि अब आप कंट्री छोड़ के चले जाओ, ये कंट्री आपकी नहीं है, ये सर्ब की कंट्री है, ये हमारी कंट्री है, आप इसको छोड़कर चले जाओ। ये बोला गया सब के सब अल्बेनियन लोगों को। अल्बेनियन लोगों ने क्या किया, फिर प्रोटेस्ट वगैरह किए और फिर इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए जो स्लोबोदान था उसने क्या किया, अपनी आर्मी भेज दी और बोला कि इनको मारो, गुद्दी नापो सबकी और सबको कंट्री से बाहर भेजो। जब 2-3 कंट्री, आसपास की कंट्री ने ये सारी चीज़ें देखी, तो उन्होंने क्या किया, उसमें से एक था अमेरिका। अमेरिका ने क्या करा, 2 महीने तक कोसावो के अंदर बॉम्ब वगैरह घेरे कि जो वहाँ की आर्मी है वो ना मारे अल्बेनियन लोगों को। तो देख रहे हो अमेरिका की बातचीत। तो ऐसा किया अमेरिका ने। अब बाद में जब ये बात पता चली और यूएन को पता चली, तो बहुत सारी बातें उठी कि यार ये तो बहुत गलत कर रहा है, ये तो अल्बेनियन लोगों को मार रहा है। तो जो मिलोसेविक था, उसकी जो पावर थी वो छिन गई, वो जो लीडर बना था उसकी पावर छिन गई। और साथ ही साथ में उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसे मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी कोर्ट होती है वो सुप्रीम कोर्ट होती है, बट एक वर्ल्ड के अंदर भी सबसे बड़ी कोर्ट होती है जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है। उनमें फैसला सुनाया गया कि ये जो मिलोसेविक था वो मुजरिम था और उसने बहुत सारे लोगों को मारा है। तो आप इन तीनों केसेस में देख सकते हो कि कितना बुरा हो रहा था माइनॉरिटी के साथ। अगर कोसोवो की बात करें तो वहां पर तो डेमोक्रेटिक लीडर था, यानी चुना हुआ लीडर था, बट फिर भी उसने कितना बुरा किया। तो यानी डेमोक्रेसी के अंदर भी बहुत बुरा हो सकता है अगर लोगों के पास राइट ना हो। देखो यहाँ पर अल्बेनियन लोगों के पास राइट नहीं था, तभी उनके साथ इतना बुरा हुआ और गवर्नमेंट को भी कोई चिंता नहीं थी। अगर मैं बात करूँ सऊदी अरेबिया में, उसकी तो बात ही छोड़ दो, तो महंगी बातचीत वाले हैं, उनको तो कोई राइट नहीं दिया जाता, नॉर्मल लोगों को भी राइट नहीं दिया जाता, इवन अगर वो मुस्लिम होते तब भी उनको राइट नहीं दिया जाता। और ये प्रिजनर ऑफ ग्वांतानामो बे के बारे में भी आपको पता चला कि यहाँ पर भी बहुत बुरा होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि वाई डू वी नीड राइट्स और वाई डू वी नीड राइट इन डेमोक्रेसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, जो आपसे बार बार पूछा जाएगा। और ये जो ऊपर मैंने स्टोरी सुनाई थी ना, उसी से बेस है ये आंसर। ठीक है, वाई डू वी नीड राइट्स और वाई डू वी नीड राइट्स इन डेमोक्रेसी। सबसे पहले तो है, राइट्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द वेरी सस्टेनेंस ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें राइट चाहिए होते हैं। और अगर राइट नहीं है तो डेमोक्रेसी का होना एक तरह से फिजूल है। मतलब राइट अगर है लोगों के पास तभी डेमोक्रेसी हो सकती है। देखो हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री हम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास राइट है। किसका राइट टू वोट है? अगर यहाँ पर राइट टू वोट ही ना हो तो क्या हम कहेंगे क्या इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है? बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जो राइट्स है, राइट्स डेमोक्रेसी बिना राइट्स के फिजूल है, कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी को चलाने के लिए राइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों के पास राइट होते हैं कि अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते। देखो अगर मैं इंडिया की बात करूँ ना, इंडिया में आप अपने सीएम, अपने पीएम, एमएलए, एमपी सबको गाली दे सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई पुलिस वाला कुछ पकड़ के नहीं ले जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, हमारे ये सऊदी अरेबिया में, अगर आप उनके खिलाफ बोलते हो तो गुद्दी नापी जाएगी और कुछ नहीं करा जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। तो हम यहाँ पर जो डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों को अपने राइट्स एक्सप्रेस करने का पूरा पूरा अधिकार होता है, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने का पूरा पूरा अधिकार होता है, और पॉलिटिकल पार्टी में, पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्ट लेने का पूरा पूरा अधिकार होता है। बट सऊदी अरेबिया में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइट्स प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी फ्रॉम द ऑपरेशन
अप्रेशन ऑफ मेजोरिटी। अब देखो ये बात मैंने आपको बताई दिया था लास्ट वाले में, आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। जब मैंने आपको ये वाला बताया था कोसोवो के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि पूरी कंट्री में जो मेजोरिटी थी वो किसकी थी, सर्ब की थी, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, माइनॉरिटी को यानी अल्बेनियन लोगों को बहुत बुरी तरह मारा और उनकी हालत खराब कर दी। तो इसमें यही बता रखा है, अगर लोगों के पास, अल्बेनियन लोगों के पास राइट होते ना, तो शायद ऐसा नहीं होता। जैसे मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में बहुत अलग अलग कैटेगरी रहती है। इंडिया में सिख रहते हैं, इंडिया में मुस्लिम रहते हैं, इंडिया में हिंदू रहते हैं, मेजोरिटी हिंदू की है, बट यहाँ पर अलग अलग जाति भी रहती है, सिख भी रहती है, मुस्लिम भी रहती है, ठीक है, और क्या हो गया, क्रिश्चियन भी रहते हैं। तो उनके पास राइट है, और इसलिए जो मेजोरिटी है वो उनके साथ उनको बुरा नहीं कर पाती, या बुरा कर क्या नहीं पाती, बुरा करती भी नहीं है वैसे तो, बट अगर बुरा करती है तो उनको डर रहता है कि यार अगर हम ऐसा करेंगे तो उनके पास राइट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का राइट है, ये कोर्ट में जा सकते हैं हमारे खिलाफ। तो एक तरह से राइट क्या करते हैं, माइनॉरिटी को बचाते हैं मेजोरिटी के गुस्से से या मेजोरिटी के ऑपरेशन से, ठीक है, ऑपरेशन। सम राइट्स नीडेड टू बी प्लेस्ड हायर देन द गवर्नमेंट सो दैट इट कैन नॉट बी वायलेट देम। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ तो राइट ऐसे हैं जो सरकार से भी, गवर्नमेंट से भी ऊपर है। मेरे कहने का मतलब जैसे राइट टू प्रोटेस्ट। राइट टू प्रोटेस्ट, आपको पता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती ना, वो राइट मतलब प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। जंतर मंतर पूरा भरा हुआ रहता है, आप कभी भी जाओ आपको भरा हुआ मिलेगा, लोग राइट प्रोटेस्ट करते रहेंगे। क्या गवर्नमेंट इन प्रोटेस्ट को रुकवा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट इस प्रोटेस्ट को ऐसे मार वीर के या ऐसा कुछ करके आर्मी वगैरह भेज के बिल्कुल नहीं रुकवा सकती, ठीक है, क्योंकि ये लोगों का राइट है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये देखो, गवर्नमेंट से ऊपर कुछ लोग तो गवर्नमेंट के खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर देते हैं, उसको भी गवर्नमेंट नहीं रुकवा सकती। क्यों नहीं रुकवा सकती? क्योंकि वो उसको हमारी गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट से भी ऊपर रखा गया है कुछ राइट को, और गवर्नमेंट भी उसको वायलेट नहीं कर सकती। अगर गवर्नमेंट भी वायलेट करती है ना, तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के इशारों पर नहीं चलती। सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, पूरी विश्वसनीय है, वो सबको न्याय देती है, ठीक है जी। चाहे अगर, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर हमारे सब पे, सीएम पे, पीएम पे, सब पे केस चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो यानी इतनी इंडिपेंडेंट है सुप्रीम कोर्ट। अब मैंने आपको जैसे बोला था कि मैं सब राइट के बारे में बताऊंगा, तो एक बार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के, राइट टू इक्वालिटी के बारे में सबसे पहला राइट था, उसके बारे में पढ़ते हैं। राइट इज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 6 फंडामेंटल राइट। पता ही आपको, एक राइट टू इक्वालिटी था, राइट टू इक्वालिटी ये रहा। अब आपको क्वेश्चन पता है क्या आता है? अब क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द राइट टू इक्वालिटी। अब आती है दिक्कत। अब दिक्कत ये आती है कि हम लिखे क्या। तो आपको कुछ नहीं करना, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। आपको आता है राइट टू इक्वालिटी 2 नंबर में आता है या कितने में भी आता है, अगर मान लो 4 नंबर में आता है, तो ये आर्टिकल, ये लिखना, यही बना के आ जाओगे ना, तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरे मार्क्स इसी में मिल जाएंगे। मैं एक बार बता देता हूँ क्या है, ठीक है। मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आप इसको एग्जाम में बड़ा करके भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है सबसे इक्वल व्यवहार करना। और इसमें क्या क्या चीजें आती है? पहला है राइट, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून की नजर में सब बराबर है। देखो, मान लो अगर कोई 2 क्रिमिनल है, अगर दोनों कुछ बुरा काम करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल में, आपने देखा होगा कि आप अपनी कॉपी लेकर जाते हो, अपनी आंसर शीट जब टीचर आपको देती है, आप टीचर को बोलते हो सर इसको तो आपने ज़्यादा नंबर दिए, मेरे को सेम आंसर में मतलब सेम में कम क्यों दिए, है ना। वैसे ही मान लो एक मुजरिम बोलता है कि 2 मुजरिम कोई गलत काम करते और एक को दी जाती है 10 साल की सजा और एक को सजा ही नहीं दी जाती। तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, ठीक है। ये था आर्टिकल 14, ये बोलता है कि कानून की नज़र में सब बराबर है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट एवरी पर्सन इन इंडिया शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ओके। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। नहीं, आपसे कोई भी आपके धर्म के नाम पे, आपके रेस के नाम पे, आपके कास्ट के नाम पे, आपके कलर के नाम पे, आपके सेक्स के नाम पे, आपके बर्थ प्लेस के नाम पे भेदभाव नहीं कर सकता। ये कहता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जब भी जॉब की बात आती है ना, तो सबको इक्वल माना जाएगा। ये नहीं कह सकते कि यार इस बंदे का धर्म अलग है इसलिए हम इसको जॉब नहीं दे रहे, ये कोई नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 कहेगा अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब होता है जो छुआछूत होता है, आपको पता ही है। जैसे कि मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। जब मैं स्कूल से आता था ना, तो मैं देखता था कि एक आंटी है, ठीक है, वो रहती थी और बाहर में जो आंटी झाड़ू लगाती थी ना, तो वो उनको दूसरे कप में पानी पिलाती थी। तो ये होता है अनटचेबिलिटी, ये गलत है,
ठीक है, अगर आपको नहीं पिलाना आप साफ मना कर दो यार, क्या दिक्कत है। बट ये अनटीचेबिलिटी है, ठीक है। तो इसको अगर कोई करता है, अगर वो आंटी को ये बात पसंद नहीं आती, आंटी चाहती तो उन पर केस भी कर सकती थी, ठीक है, कोर्ट में भी जा सकती थी। और ये बहुत होता है, और ये हमारी सोसाइटी में बहुत होता है। अगर आप भी कहीं देखते हो तो आप भी ज़रूर बोलना कि ये गलत बात है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी भी। ओके, तो ये होता है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया जाए। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 18, अबॉलिशन ऑफ टाइटल। टाइटल यानी कोई बड़ी जाति, छोटी जाति, इन सबको ना माना जाए, कोई टाइटल वाइटल वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को भी ना दिया जाए, ठीक है। ये था अबॉलिशन ऑफ टाइटल। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये कैसे, क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि आपने देखा होगा कि कुछ जॉब वगैरह पे कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्या दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब है SC ST की कैटेगरी के लिए कुछ रिजर्वेशन दी जाती है जॉब्स में, या आपने देखा होगा स्कूल में भी उनको थोड़े पैसे वगैरह दिए जाते हैं, ऐसा किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है? ये तो हमारे राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है ना। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि राइट टू इक्वालिटी में तो होता है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, तो फिर इनको अलग से ट्रीट क्यों किया जाता है? रिजर्वेशन को क्यों पैसे दिए जाते हैं उनको, क्यों इनके साथ इनको जॉब वगैरह भी प्रोवाइड करी जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो ये देखो, ये वाली जब लाइन पढ़ोगे ना तो आपको समझ आए। पहले तो रिजर्वेशन पता है कर लो क्या होता है। द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर द SC ST एंड शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, बट दीज रिजर्वेशन आर नॉट अगेंस्ट द राइट टू इक्वालिटी। ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं है। कैसे अगेंस्ट नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। इक्वालिटी डज नॉट मीन गिविंग एवरीवन द सेम ट्रीटमेंट। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। इसको मैं एक अच्छे से समझाता हूँ कैसे। देखो, अगर आपने ये बात नोटिस करी होगी कि कुछ जब स्कूल में पेपर बनते हैं ना, तो जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं अगर वो आपके स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको अलग पेपर दिया जाता है ना। बट राइट टू इक्वालिटी तो ये कहता है कि नहीं, सबको सबसे सेम व्यवहार करना चाहिए। तो उन बच्चों के साथ सेम व्यवहार क्यों नहीं होता? उनको सेम पेपर क्यों नहीं दिया जाता? या आप ये जो वो उनको जो पेपर दिया जाता है वो आपको क्यों नहीं दिया जाता? वो इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाए। इक्वालिटी का मतलब ये है कि सबके साथ ऐसा ट्रीट किया जाए कि वो इक्वल आ जाएं, ठीक है। देखो, अगर मैं वही पेपर जो आपको, ऑब्वियस सी बात है, जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं, जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं, उनको पेपर थोड़ा इजी दिया जाता है और आपको थोड़ा सा टफ दिया जाता है, तो उसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा टफ है क्योंकि वो इतना कैपेबल नहीं है, इतना उसके पास पावर नहीं है कि वो उसको वही पेपर अटैम्प्ट कर पाए जो आप करते हो, ठीक है। और आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि आप कैपेबल हो, ठीक है। तो यही होता है रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ इसलिए होती है। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सबके साथ सेम ट्रीट किया जाए, नो मैटर व्हाट दे नीडेड, ठीक है। रेदर इट गिविंग एवरीवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अचीव वट एवर दे आर कैपेबल ऑफ। इक्वालिटी का मतलब है कि बंदा जितना कैपेबल है ना, उसके हिसाब से उसको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, ठीक है। अगर कोई बच्चा हैंडीकैप है और वो वाला पेपर अटैम्प्ट कर रहा है जो उसके लिए बनाया गया और वो अच्छा स्कोर कर रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते उसको कि यार तेरे को तो बड़ा आसान पेपर मिला इसलिए तूने कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो बहुत मुश्किल है, उसने, पता ही होगा आपको, बहुत मुश्किल से अटेम्प्ट किया होगा उसने पेपर, शायद वो लिख भी नहीं पाएगा। तो इसलिए यही होता है इक्वालिटी का मतलब। सम टाइम इट इज़ नेसेसरी टू गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू एवरीवन इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वालिटी। कभी कभार उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और दिया जाना भी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे कि आपके स्कूल, जैसे SC ST कैटेगरी, आपको ये बात सुन के हंसी आएगी, बट आपको पता होगा कि बहुत सारे गांव में, पता है आपको क्या होता है, अगर किसी दलित की या SC ST की जब बारात जाती है ना, तो उसको घोड़े पे भी नहीं चढ़ने दिया जाता। सुनने में बहुत हंसी आती है, जब मैं था स्कूल में तब मेरे को भी ये सुन के बहुत हंसी आई थी, पर जब आप एक्चुअल में देखते हो ना, ये बहुत बहुत बुरा है। क्योंकि एक ही दिन होता है जब एक पर्सन को लगता है कि हाँ मेरी लाइफ अब चेंज होने वाली है, और उसी दिन उसके साथ ऐसा होता है कि वो पूरी ज़िंदगी वो चीज़ याद रखता है। तो आप भी किसी के साथ ऐसा कुछ व्यवहार ना ही करना जिससे उसको बुरा लगे, ठीक है। मजाक चलता है यार, ठीक है, मजाक हम भी करते हैं, आप भी करते हो, बट मजाक ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे के सेंटिमेंट को हर्ट करे, ठीक है, किसी भी तरीके से। Thus the reservation is a kind of not violation the right of equality। इसका मतलब हमें क्या समझ आया? जो रिजर्वेशन है वो राइट टू इक्वालिटी को वायलेट नहीं करता, ये लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। अब लास्ट ये वाला राइट टू इक्वालिटी में एक और चीज़ है, ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये आपको एक मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 10 दिसंबर हर साल को ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके यार, इस पार्ट के लिए इतना ही। राइट टू इक्वालिटी में बता चुका हूँ, बाकी राइट्स में मैं आपको बता दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं इसमें बता दूंगा।